शहजाद अकबर साहब, सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जनरली बात कर लेते हैं बिफोर वी कम टू ब्रॉड शीट. प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी एहतसाब करूंगा, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को पकड़ूंगा, जेलों में डालूंगा. नाउ द फेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन दिस गवर्नमेंट इज यू. प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मेरा ख्याल है कि सबसे भारी जिम्मेदारी अगर किसी के कंधों पर डाली तो या वो असद उमर साहब के कंधों पर इनिशियली थी जब वो वजीर खजाना थे, या फिर अब आपके कंधों पर आई जब आपको अकाउंटेबिलिटी का ARU का हेड बना दिया. हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में? शुक्रिया वैसा साहब. देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है एहतसाब के हवाले से, उसकी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है. और एहतसाब कैसे होना है एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, गवर्नेंस के लिए एक पूरा मेकैनिज़म अवेलेबल है. आपने एसेट रिकवरी यूनिट की भी जिक्र किया, तो जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं उसमें तो पहले एक मुशीर के तौर पे एहतसाब के निज़ाम के ऊपर काम करना है. इन एडिशन टू दैट एक नया महकमा, तो उसको नहीं कहना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट बनाया गया, एसेट रिकवरी यूनिट. उसकी थोड़ी मेंबरशिप पे भी अगर बात कर लें तो ज़रा चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि ये इदारा करता क्या है जी. उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन यूनिट है जिसमें एहतसाब से मुतल्लिका फेडरल के जितने इदारे हैं उन्होंने आपस में बाहमी ताउन करना है ताकि जो साइलोस में बैठ के महकमे काम करते हैं वो ना हो और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो जिससे इस पूरे काम में तेज़ी लाई जा सके, जिसके अंदर नैब भी उसका मेंबर है, FIA भी उसका मेंबर है, FBR भी उसका मेंबर है, और उसके साथ साथ जो स्टेट बैंक का एक महकमा है वो भी उसका मेंबर है जो कि बैरून मुल्क से आने वाली तरसील को और जाने वाले को देखता है. सही. तो इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया है. लेकिन अगर आप एहतसाब की बात करें तो बड़ा ज़रूरी होगा कि ये देखा जाए कि पिछले अदवार में और इस दौर में क्या फ़र्क है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम स्ट्रेट उस बात पे आते हैं कि रिकवरीज में क्या फ़र्क आया है. अगर आप इसी एहतसाब के निज़ाम के लिए सबसे पहले बड़ा महकमा आएगा नैब का. आप नैब की अगर परफॉर्मेंस देख लें तो पिछले 10 सालों में 104 बिलियन की उनकी रिकवरीज थी. हमारे 2 सालों में वो जाके 390 अरब रुपए पे चली जाती है. तो एक वाज़ेह फ़र्क है कि जब एक पॉलिटिकल विल नज़र आती है और एक इंडिपेंडेंस है उस इदारे को काम करने की, तो वो परफॉर्म करना शुरू हो जाता है. लेकिन ऑपोजिशन ये कहती है कि इंडिपेंडेंस नहीं है. आपने कहा ना कि कोऑर्डिनेटिंग यूनिट, जब आप कोऑर्डिनेटिंग यूनिट की बात करते हैं तो ऑपोजिशन ये कहती है कि नैब में जितनी भी तहकीकात हो रही हैं, इंक्वायरीज हो रही हैं, वो ये कहते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस जिनका ताल्लुक ऑपोजिशन की जमातों से हैं उनके खिलाफ तो ठग करके रेफरेंस दाखिल हो जाता है, लेकिन वो तमाम सियासतदान या वो लोग जिनका ताल्लुक हुकूमत से है या हुकूमती जमात से है उनके खिलाफ तहकीकात होती चली जाती हैं और रेफरेंस दाखिल नहीं होता. देखिए, ये भी मैं समझता हूँ देखिए एहतसाब का काम जब भी शुरू हुआ तो उसके ऊपर इमीडिएटली जो जिसको मैं नॉन डिफेंस कहता हूँ वो हमेशा ये होता है कि जी ये पोजीशन का एहतसाब हो रहा है. लेकिन सवाल ये है कि आप तो स्टेटस को तोड़ने के लिए आए हैं. अब अगर आपसे हुकूमती कामों की मद में करप्शन का पूछा जाएगा तो उसके लिए पहले आपका हुकूमत में रहना ज़रूरी है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग तो पहले हुकूमत में नहीं रहे. बहुत सारे रहे भी, जो रहे हैं उनके रेफरेंसेस भी हैं, केसेस भी हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं. तो ऐसा नहीं है. मुझे एक बात बताइए, पुराने दौर में सिटिंग मिनिस्टर्स की वीडियोस आ जाती हैं टीवी के ऊपर, ब्रीफ केसेस चेंज हो रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, उसके साथ ऑडियो मौजूद है, किसी के काम में जूं तक नहीं दिखती. यही इदारे हैं, यही एंटी करप्शन है, यही नैब का इदारा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता. तो फ़र्क तो है. इस वक्त जब किसी के ऊपर केस या रेफरेंस फाइल होता है या किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है वो रिज़ाइन कर देता है वज़ीर. तो ये वाज़ेह फ़र्क है. या तो देखिए, दूसरी चीज़ ये है, अपोजिशन अगर ये कहती है तो एहतसाब के अमल में कहा कि अगर किसी वजीर के ऊपर रेफरेंस फाइल होता है वो रिजाइन कर देता है, लेकिन सप्तान खान साहब दोबारा काबीना में आ गए, अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया गया, जमानत कराने के बाद दोबारा काबीना में आ गए. देखिए, 2 चीज़ें हैं. पहली तो बात यह है कि जिस वक्त उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई वो अंडर रिमांड रहे, उन्होंने वो स्टेप असाइड रहे. सप्तान खान साहब के ऊपर जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया वो भी स्टेप असाइड हो गए. अब जब रेफरेंस फाइल कर दिया गया है तो वो अदालत के सामने है, वो उसको बिल्कुल कंटेस्ट कर सकते हैं. तो वो ये लेकिन इल्जामात से बरी नहीं हुए, इल्जामात से बरी नहीं हुए, लेकिन अब वो इल्जामात के बगैर दोबारा उनको काबीना में लिया गया. लेकिन खान साहब पहले ये कहते थे ना कि जी इल्जाम होता है, वो तो कहते थे कि अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है ट्रेन का तो रेलवेज का मिनिस्टर रिजाइन कर देता है. तो यहाँ पे तो इल्जाम अपनी जगह पे मौजूद. देखिए, इल्जाम अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उस इल्जाम के ऊपर आप ये देखेंगे कि
کیا اس شخص نے پہلے ریزائن کیا یا نہیں کیا. اس کے بعد پھر ہم بھی آپ دیکھیے مختلف طرح کے کیسز بنتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ہی ادارہ سب کچھ کر رہا ہے. جی. اب اپوزیشن کا یہ جو اعتراض ہے کہ جی آپ کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں ون سائیڈڈ، جی جی تو آپ کے کیسز کا میرٹ تو پہلے دن ہی نیب کے کیسز کا عدالت کے سامنے آ جاتا ہے. جب آپ کا وارنٹ آف اریسٹ ہوتا ہے، وہ جب آپ ریمانڈ کے لیے پیش ہوتے ہیں، وہ احتساب عدالت کی جج میں جاتا ہے. اس کے بعد آپ سپریم کورٹ، ابھی آپ دیکھ لیجئے حمزہ کی بیل کا مسئلہ. حمزہ کی بیل جو ہے وہ کنٹیسٹ ہو چکی ہے اپ ٹو سپریم کورٹ. اب اگر ان کے اوپر کوئی غلط کیس بنا ہوتا یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی تو ضمانت ہو جانی چاہیے تھی. تو ایشو یہ ہے کہ آپ کو ہر کیس کو میرٹ پہ دیکھنا ہے. پبلک یہ دیکھیں فریڈم ٹو انفارمیشن ہے، تمام کیسز کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، آپ ان کو میرٹ کے اوپر دیکھ لیجیے.